नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र फिर से हाजिर हूं आपके सामने अपनी एक और नई वीडियो लेकर। आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। फर्स्ट एड आखिर प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसे देने के नियम क्या है और इसे कहां कहां दिया जाता है और कैसे कैसे दिया जाता है। आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फर्स्ट एड क्या है। आज हम बात करते हैं फर्स्ट एड क्या है। तो फर्स्ट एड एक ऐसी मेडिकल चिकित्सा है, एक ऐसी सहायता है जो कि आप किसी भी चोटग्रस्त इंसान को या फिर किसी दुर्घटना प्रभावित इंसान को देते हैं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या फिर डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले। इसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, यानी हॉस्पिटल जाने से पहले या फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो चिकित्सा किसी जान को बचाने के लिए, किसी व्यक्ति की जान को बचाने के लिए दी जाती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। इमरजेंसी की स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके द्वारा दिया हुआ एक गलत फर्स्ट एड किसी व्यक्ति विशेष की जान ले ले या फिर उसकी जान को और ज्यादा जोखिम में डाल दे। तो इसी चीज के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया कि हमें किस स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट एड है, इसकी जरूरत आपको कहीं भी पड़ सकती है। आपको घर में भी पड़ सकती है, किसी कारखाने में भी पड़ सकती है। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में आपके साथ कोई घटना हो गई है तो आपको वहां भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप सबको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट एड किस स्थिति में कैसे दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं किन किन केसों में फर्स्ट एड दिया जा सकता है। जैसे कि किसी की हृदय गति रुक जाना, हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने पे, चोट लग जाने पे, खून का बहाव होने पे, मोच आ जाने पे, हड्डी के टूट जाने पे। इसके अलावा अगर किसी आदमी को बेहोशी हो गई है तो उस स्थिति में भी हम ये प्राथमिक चिकित्सा जो है दे सकते हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहां पे हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर ध्यान रखना कि इसे सही दिशा में दिया जाए। चलिए आगे बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है। जिस व्यक्ति को चोट लगी हुई है उसकी हालत में सुधार करना, रिकवरी को बढ़ावा देना, वह उसकी जान जाने के जोखिम को कम करना। अगर रक्त का बहाव हो रहा है तो उसे बंद करना। ये कुछ एक हमारे उद्देश्य रहते हैं जिनके वजह से हम फर्स्ट एड करते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड करने के सिद्धांत क्या है। बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला, अगर कोई दुर्घटना हो गई है, आदमी बेहोश हो रहा है, तो आप उसके सांस चेक करें, उसे सांस आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। अगर रक्त का बहाव हो रहा है तो रक्त के बहाव को बंद करें। अगर हड्डी टूट गई है तो पैर को सीधा करें, वह दर्द को कम करने की कोशिश करें। अगर आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, बेहोश व्यक्ति बेहोश हो गया है, तो फिर उसे मुंह से मुंह सांस देने की कोशिश करें। जितना जल्दी हो सके उसे आसपास के नजदीकी अस्पताल में पहुंचाएं। अब हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा की ABC की। इसमें 3 चीजें रहती है, A, B और C। A फॉर एयरवेज, आपके सांस के आने जाने का रास्ता, ठीक है। दूसरा होता है ब्रीथिंग, सांस ले पाना, कि आपको सांस किस तरीके से आ रहा है। तो अब इन दो चीजों पे चर्चा करें तो पहला होता है एयरवेज, जहां से आपका सांस आता है जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब बेहोश होता है तो मुंह की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, और मुंह की मांसपेशियां ढीली पड़ने पे जब इंसान सीधा लेटता है तो उसकी जीभ जो होती है वो पीछे के हिस्से में गिर जाती है
पीछे के हिस्से में गिरने से वो जो सांस आने जाने की जो नली रहती है उसको बंद कर देती है, जिस वजह से इंसान को सांस आना जाना बंद हो जाता है। तो आपने क्या करना है ऐसी स्थिति में, अपने हाथ की 2 उंगलियां डालें, जीभ को पकड़ के आगे करें, जीभ को अपनी सही दिशा में लाएं। ऐसा करने के बाद उस इंसान की श्वास नली खुल जाएगी। दूसरा होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, हमें चेक करना है कि क्या उसको सांस आ पा रही है। ये चेक करने के लिए आपको अपना कान उसके मुंह के पास लेके जाना है, ठीक है। उसे महसूस करना है कि क्या वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, या फिर उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के हल्के से महसूस करना है कि क्या वो सांस ले पा रहा है। अगर वो सांस ले रहा होगा तो उसकी छाती हल्की सी ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, हल्की ऊपर फिर हल्की नीचे, तो आपको वो उभार महसूस होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा उभार नहीं हो रहा है या फिर वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो आपको उसे मुंह से मुंह के द्वारा सांस देना है। अब हम बात करते हैं सी यानी सर्कुलेशन। हमें ये चेक करना है कि उसके शरीर में रक्त संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका रक्त संचार चेक करने के लिए आप कान के पीछे ये जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ की नस दबा के आप चेक कर सकते हैं। अगर खून का बहाव हो रहा है तो नस में हल्का पिप रहेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको वह महसूस नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि रक्त संचार नहीं हो रहा है तो आपको उसे मुंह से मुंह सांस देना है, और वो तब तक जारी रखना है रुक रुक कर जब तक उसका सांस, उसके रक्त का बहाव शुरू ना हो जाए। इसके अलावा ये सब चीजें करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी इन्फेक्शन का शिकार ना हो जाएं। इसके लिए अगर आप फर्स्ट एड के दौरान CPR दे रहे हैं, मुंह से मुंह सांस दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति के मुंह पर कोई पतला कपड़ा रखें जो कि किसी इन्फेक्शन को फैलने से बचाने में आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा आप कोई भी फर्स्ट एड देते हैं उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं व मुंह को भी धोएं, जो कि आपको सुरक्षित रखेगा। अब A, B और C के बाद आता है कि जो अलग अलग तरीके की चोटें लगी होती हैं उनको हम किस किस तरीके से प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। पहला होता है चोट लगना या फिर घाव हो जाना। ऐसे केस में आपको सबसे पहले करना है कि आप उसका रक्त का बहाव रोकें, और अगर घाव ज्यादा हो गया है तो उस घाव को ठंडे या गुनगुने पानी से हल्का साफ करें। साफ करने के बाद अगर आपके पास घर में कोई डिटोल या सेवलॉन इस तरीके का कुछ रखा हुआ है तो आप उससे उस घाव को साफ करके और उसके ऊपर मलहम लगा के पट्टी बांध सकते हैं। इसके अलावा आगे की सहायता के लिए आप उसे किसी भी नजदीकी डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल में उसे भेजें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसका खून का बहाव आपको बंद करना है। अगर आपको लगता है कि हाथ में चोट लगी हुई है और खून बह रहा है तो उस हाथ को अपने शरीर के हिस्से से थोड़ा ऊपर रखें, इस तरीके से। ऐसा करने से जब आपके खून का दौर यहाँ इस किनारे तक नहीं जाएगा तो वह वहां से खून का बहाव होना कम हो जाएगा। इसके अलावा जहां भी चोट लगी होती है उस हिस्से से थोड़ा पीछे जाके जो हमारी नब्ज होती है जिसके अंदर से खून का बहाव होता है, अगर हम उसको दबा लेते हैं तो खून का बहाव कम हो सकता है या बंद हो सकता है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, लेकिन ये विशेष कर ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल की तरफ रेफर करने से पहले या डॉक्टर के पास भेजने से पहले आप उस खून के बहाव को जरूर कम करें या बंद करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इंसान हो सकता है हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में ही रक्तस्राव ज्यादा होने की वजह से दम तोड़ दे। दूसरा आता है हड्डी टूटने पर हमें क्या करना चाहिए। हड्डी कई कारणों से टूट सकती है, जैसे किसी दुर्घटना की वजह से, रोड दुर्घटना हो गई, खेलते खेलते समय गिर जाने से, या फिर
नॉर्मली कुछ लोग रोड पे चल रहे होते हैं, एकदम से पैर में ट्विस्ट हुआ और इंसान गिर गया, उस वजह से भी हड्डी में क्रैक हो जाता है। तो जब हड्डी में क्रैक हो जाता है तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि उसके दर्द को आप कम करें, ठीक है। उसके पैर को सीधा रखें, ठीक है। उसके पैर को सीधा करने के साथ साथ अगर आपके पास किसी तरीके की पतली फट्टी लकड़ी का कुछ टुकड़ा पतला हो तो उसको नीचे के हिस्से में लगा के ऊपर में पट्टी बांध दें, वह डॉक्टर के पास भेज दें। आपको पता कैसे लगेगा कि हड्डी टूट गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको ये जानना हो तो आप या तो जहां पे चोट लगी हुई है या फिर हड्डी टूटी है उस स्थान को जब आप दबाते हैं तो वहां काफी दर्द महसूस होगा। हड्डी जो है चमड़ी के हिस्से से ऊपर निकली होगी, जैसे कि हमारी चमड़ी का हिस्सा है, अगर ये नीचे की हड्डी टूटेगी तो ये हिस्सा यहां से थोड़ा उभार लेगा, ऊपर निकला हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जहां से भी हड्डी टूटी हुई है वहां पे सूजन हो जाएगी। तो ये कुछ एक चीजें हैं जहां से आप पहचान सकते हो कि क्या हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। अब इसके लिए आता है कि आप इसे जल्द से जल्द लकड़ी की फट्टी नीचे लगाएं, इसको बांध के दर्द को कम करें, वह इस इंसान को डॉक्टर के पास रेफर करें, क्योंकि हड्डी अगर टूट गई है तो आप उसका संपूर्ण तौर पे इलाज नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसका दर्द कम कर सकते हो, वह उसे प्राथमिक चिकित्सा देकर हॉस्पिटल भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजली का झटका लगने पर या फिर बिजली का करंट लगने पर किस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि इसमें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जब भी हमें बिजली का झटका लगता है, ये करंट लगता है, तो वह हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से को काफी हद तक जला सकता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए बिजली के केस में हमेशा सावधान रहना है। तो एक तो ये अंदरूनी हिस्से को जला सकता है, दूसरा हमें किसी व्यक्ति विशेष को देखने से उसके जो लक्षण है वो कुछ इस तरीके से पता लगेंगे, या फिर उसके बिजली के झटके के जो प्रभाव है वो इस तरीके से पता लगेंगे। शरीर का कोई बाहरी हिस्सा भी जल जाना जहां से बिजली की तारों को उसने टच किया है, हार्ट अटैक आना, मांसपेशियों में दर्द होना, उलझन में पड़ जाना, बेहोश हो जाना, ये सब लक्षण है जब बिजली का झटका लगता है। तो ये सब चीजें उसके साथ हो सकती हैं। अब आपको इसकी प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहले जो करना है वो ये है कि बिजली का जो भी स्रोत है, जहां से भी वो कनेक्शन हुआ है, आप उसको डिस्कनेक्ट करें। आप अपने नंगे हाथों से कभी भी जाके जिस इंसान को करंट लगा है या फिर बिजली ने पकड़ा हुआ है उसे ना छुएं। बिजली के स्रोत को बंद करें। उस इंसान को अलग होने के बाद ABC का रूल जरूर फॉलो करें। उसका एयरवेज, सांस उसका आ जा रहा है या नहीं आ जा रहा है, ब्रीदिंग, वो सांस लेने में उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही, C4 सर्कुलेशन की उसके अंदर रक्त का संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन 3 नियमों को फॉलो करने के बाद आप तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में भेजें ताकि वहां पे उसका जो भी संभावित उपचार है वो हो सके। दोस्तों, हमारे शरीर के जो हिस्सा जल जाता है, उस जले हुए हिस्सों को अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो जनरली इस जलन को 3 भागों में बांटा गया है कि शरीर के हिस्से किस तरीके से जलते हैं और कितना जलते हैं। पहला होता है फर्स्ट डिग्री बर्न, यानी पहली डिग्री। इसमें बहुत ही हल्की जलन होती है, लेकिन जो ऊपर की हल्की परत होती है उसके जलने की वजह से दर्द काफी होता है, और इस दर्द की वजह से इंसान काफी तड़पता है। लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो यही है कि ये ऊपर की जो जली हुई चमड़ी है 2 से 3 दिन में उतर जाती है, और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन में ये घाव ठीक हो जाता है। ये होता है हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न होता है कि शरीर का काफी मोटा हिस्सा जलता है, उसके ऊपर छाले पड़ जाते हैं, या फिर उस चमड़ी का उभार हो जाता है, उसमें से पानी रिसने लगता है। तो ऐसा जो बर्न होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। इस बर्न में जो ऊपर की चमड़ी रहती है ये 5 से 6 दिन में उतर जाती है।
जो चमड़ी का हिस्सा जला हुआ है वो 5 से 6 दिन में ऊपर का हिस्सा, ऊपर की लेयर उतर जाती है और 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर वो घाव भर जाता है। ऐसे घाव में दर्द थोड़ा कम होता है। इसका कारण आपको अगली ग्रेड में समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट डिग्री में दर्द बहुत ज्यादा होता है, सेकंड डिग्री में कम और थर्ड डिग्री में उससे भी कम। तो अगली डिग्री जो है वो है थर्ड डिग्री, जिसके अंदर हमारा शरीर काफी बुरी तरीके से जल जाता है। वह अंदर की सफेद हड्डियां बाहर की तरफ नजर आने लगती हैं। वह अंदर का जो मांस का जो सफेद हिस्सा है वो हमें बाहर नजर आने लगता है। ये होता है थर्ड डिग्री बर्न। इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर के कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन जल जाते हैं। उनके जलने की वजह से हमें अपने शरीर के अंदर दर्द महसूस नहीं होता। यही कारण है कि जो आदमी बहुत ज्यादा जल जाता है उसको शरीर के अंदर किसी तरीके का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता या फिर बहुत ही हल्का महसूस होता है, क्योंकि बॉडी के न्यूरॉन्स जल जाते हैं। ऐसे घाव को ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है। इसे हम थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। तो जब भी कभी आग लग जाती है या किसी व्यक्ति विशेष को आप देख लेते हैं कि जल गया है, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप उस घाव को किसी साफ कपड़े से ढक दें व उसे नजदीकी अस्पताल में चिकित्सा के लिए भेज दें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसी जानवर के काट लेने पे किस तरीके से प्राथमिक सहायता दी जा सकती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सांप के लिए। आप अपने घर में हो या फिर किसी कारखाने में काम कर रहे हो या रास्ते से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहुत सी जगह पे ऐसे होता है कि सांप होते हैं और वो इंसान को डस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, वह आप किस तरीके से इंसान को फर्स्ट एड दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी सांप ने काट लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं और जिनका हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं और इनके काटने से भी हमारे शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना है और सभी जरूरी समाधान लेने हैं। तो सबसे पहले होता है कि आपको कैसे पता चलेगा, लक्षण कैसे पता चलेंगे कि इस इंसान को सांप ने काटा है या नहीं काटा है। तो जहां भी सांप ने काटा है वहां पे आपकी चमड़ी पे 2 लाल बिंदु बन जाएंगे, 2 लाल बिंदु बनेंगे। इसके अलावा अगर जहां पे काटा हुआ है वो हिस्से में एक तो काफी दर्द भी हो सकता है या फिर दूसरा वो सुन्न भी हो सकता है, वो इंसान बेहोश भी हो सकता है। तो ये कुछ एक लक्षण है जिनसे आप पहचान सकते हो। इसके अलावा जहां सांप ने या फिर किसी जहरीले जानवर ने काटा है तो उस घाव में सूजन भी हो सकती है। तो ये कुछ एक लक्षण है जिनसे आपको ये पहचानना है कि सांप ने काटा है नहीं काटा है। इसके अलावा बात आती है प्राथमिक चिकित्सा की। तो अगर सांप काट लेता है तो ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो होती है इंसान को आश्वासन देना। उसे आश्वासन दें, ठीक है, उसे सांत्वना दें ताकि वह घबराए नहीं। जहां भी सांप ने काटा है उस घाव को, उस जगह को अच्छे से पानी से वॉश करें, साबुन लगाकर गुनगुने पानी से धो दें। वह उस जहां पे भी सांप ने काटा है उस जगह के आसपास बर्फ के पैक लगाएं। ये सब होने के साथ साथ आप उसे नजदीकी अस्पताल में भेजें जहां पे कि उसे जरूरी उपचार दिया जा सके। अब हम बात करेंगे कुत्ते के काटने पर। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे आवारा कुत्ते होते हैं जो रास्ते में आते जाते किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को काट लेते हैं। तो एक कुत्ते के मुंह में 60 से भी ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन्हें आप बैक्टीरिया कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं, और यही वायरस बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे रेबीज। इसके अलावा किसी आदमी के, घोड़े के, कुत्ते के, बिल्ली के या किसी और जानवर के
किसी को भी काट लेने से उसमें इन्फेक्शन फैल सकता है। तो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है कि हम इनके प्राथमिक उपचार को भी जानें और इनका पूरा इलाज भी करवाएं। तो इसमें फर्स्ट एड का सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि घाव को गुनगुने पानी से साबुन लगा के धोएं। जहां भी कुत्ते बिल्ली ने काटा है या किसी और जानवर ने काटा है उसमें से थोड़ा सा रक्त को बहने दें, ज्यादा नहीं बहने देना है, उस रक्त को थोड़ा बहने दें। इससे क्या होगा, वो इन्फेक्शन जो उसके खून में जो मिला हुआ है वो साफ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ताकि जिस हिस्से में वो कटा हुआ है उस हिस्से से वो इन्फेक्शन बाहर निकल जाए। लेकिन ध्यान रखना है कि खून बहुत ही कम मात्रा में बहना चाहिए। अगर रक्त का बहाव ज्यादा हो गया तो ये भी उस व्यक्ति विशेष के लिए जान जोखिम में डालने वाली बात हो जाएगी। घाव को साफ करें, वह जहां भी जिस हिस्से में भी कुत्ते ने या किसी जानवर ने काटा है उसका ऊपरी हिस्सा, जैसे आप मान लीजिए मेरे हाथ को यहां से किसी जानवर ने काटा है तो यहां से थोड़ा पीछे जाके इस जगह पे मैं काफी टाइट रस्सी से बांध दूंगा, ताकि वो जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का जो बहाव जो ऊपर की तरफ जाना है वो ना जाए और वो खून यहीं रुक जाए, और मैं उस इंसान को तुरंत अस्पताल आगे के उपचार के लिए भेज दूं। तो दोस्तों, ये कुछ एक छोटे छोटे टिप्स हैं जो आज हमने आपको बताए हैं प्राथमिक चिकित्सा के। ये आपको अपने घर में, अपने कारखाने में, कहीं आते जाते रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना होती है, हर जगह पे काम आ सकते हैं। इनको जरूर ध्यान में रखें, वह इस जानकारी को आगे से आगे और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।